इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द रेडिएशंस। सबसे पहला की पॉइंट तो ये है। दूसरी चीज, व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो व्हाट डज इट डिटरमाइंस? इट डिटरमाइंस द m/z रेशियो। थोड़ा आइडिया है मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में आप लोगों को? फाइन। व्हाट इज हैपनिंग? द इंजेक्शन ऑफ द सैंपल अकर्स, वेपराइज करता है सैंपल, उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में? आयनाइज होता है, then the fragmentation mode occurs, and then further it is being accelerated by electric field and further it is being deflected by the magnetic field. मास जब डिफ्लेक्शन होता है तो फ्रेगमेंट्स में तब तक टूट चुका होता है ये, तो इसका क्या होता है? डिटेक्शन हो जाता है and you get the spectrum. Then we discussed about the basic जो आप लोगों की जो peaks मिलती हैं, that is the first peak आपको जो मिलती है that is the molecular ion peak that is being available and the base peak. Base peak को हम सबसे highest intensity की कहते हैं और molecular ion peak में हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन उसमें से eject कर देते हैं and we give it a radical and it is denoted by m plus dot. Various type of fragmentations आपके होते हैं और कितने तरह के आपको ions जो हैं वो मिल सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आपको भी मैंने बताया मॉलिक्यूलर आयन है, देन इज द फ्रेगमेंट आयन, देन यू हैव द रीअरेंजमेंट आयंस, आइसोटोपिक आयंस आर देयर, एंड देन योर नेगेटिव आयंस आर देयर एंड मेटास्टेबल आयंस आर देयर। ये केमिस्ट्री इसकी बताई थी जिसमें कि कोरिलेट कर रहा था कि कोर इलेक्ट्रॉन्स अगर होता है आपका इलेक्ट्रॉन बीम के शूट करते हैं तो क्या आपके आयंस आते हैं, और अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से शूट करते हैं तो क्या आते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितने भी चार्ज्ड आयंस हैं उन्हीं का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको मिलता है और वही आयंस आपके क्या होते हैं? डिफ्लेक्शन देते हैं, क्लियर? वही डिफ्लेक्ट होते हैं, जो चार्ज होंगे वही लेंगे, रेस्ट विल गो अनडिफ्लेक्टेड एंड दे विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द मास स्पेक्ट्रम। और क्योंकि डिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे थे, तो वी कोरिलेटेड द टू फोर्सेस, वन इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द अदर वाज द मैग्नेटिक फोर्स, जिसमें कि ये था कि जो भी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किससे? मास से। एंड देन एट लास्ट यू कैन गेट इन टच with one of the correlation that m/z is directly proportional to r square, is inversely proportional to deflection. देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है कोई भी अगर आपका चार्ज स्पीशीज, जैसे आपने CH3 CH2 CH3 लिया, प्रोपेन लिया, फाइन, यू गेव इट अ इलेक्ट्रॉन बीम शूट आपने इसके ऊपर करा, आप कंटिन्यूअसली रिग्रेस इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन शूट कर रहे हो, तो जब आप इसको करोगे तो सबसे पहले तो इसका मॉलिक्यूलर आयन बनेगा, क्लियर? तो जब मॉलिक्यूलर आयन इसका बनेगा, फर्दर ये क्या करेगा? फ्रेगमेंट आयंस में ब्रेकअप होगा, क्लियर? तो जो आपके आयंस बनते हैं, अगर आयंस आपके चार्ज्ड हैं, दे आर बियरिंग अ चार्ज, दे आर नॉट बियरिंग द रेडिकल्स, ठीक है? अगर वो चार्ज हैं तो वो क्या करेंगे? वो फ्लाइट मोड लेने लगते हैं, जब चलते हैं तो वो फ्लाइट मोड में आते हैं क्योंकि एक्सलरेट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी उनको मिलती है, और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होने लगता है? डिफ्लेक्शन। मैग्नेट आप कहीं भी रख जाते हो तो चिपकने लगता है ना, मैग्नेट का काम क्या होता है? तो डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो अगर चार्ज नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन नहीं देगा, तो अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो पर्टिकुलर रेडियस पे डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि जरूरी तो नहीं सारे फ्रेगमेंट्स एक ही जैसे हो, कुछ हेवियर हो सकते हैं, कुछ लाइटर हो सकते हैं, तो फ्लाइट मोड या उनका डिफ्लेक्शन उसी हिसाब से, क्लियर? Then I solved this simple problem. इसको देख सकते हो, इसमें पूछा गया था कि कैसा डिफ्लेक्शन, कौन सा ऐसा है जो कि it will give maximum in this mass spectrometry. तो जिसका weight या जिसका mass कह सकते हो कम होगा वो maximum डिफ्लेक्शन देगा। तो इसमें जो C है, because m/z is 16, तो it is going to give you the maximum deflection. अगर minimum की पूछा जाए तो जिसका आपका weight, अच्छा, फिर उसके बाद these were the things which were explained. फिर ये था कि आपकी जो बेस पीक होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, दैट इज ऑफ हाईएस्ट इंटेंसिटी। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बेस पीक को पहचानने का आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ही है, सबसे हाईएस्ट आपकी इंटेंसिटी की होगी। This was a question which was being solved, जिसमें कि I think a few of them noted down this question. You can help them in explaining this thing. Otherwise, at the end of the class, you can come to me. I'll let you know. Then I told about the types of fragmentation modes. तो cleavage होता है, देखिए fragmentation तो हम पढ़ते हैं, but actually अगर chemistry भाषा में पढ़ें तो it's a cleavage. तो
There are three types of very prominent cleavage that we study. One is the homolytic cleavage, one is the heterolytic cleavage, and one is the McLeferter. It's not a cleavage, it's a type of rearrangement जो कि गामा अगर कार्बन होगा तो ही होगा, ये ध्यान रखिएगा. एंड इसमें हम लोगों ने जितने भी मॉलिक्यूल स्टडी करे थे, हमें स्लाइसिंग डाइसिंग मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल सी भाषा में समझ लीजिएगा. आपको मॉलिक्यूल की स्लाइसिंग डाइसिंग दोनों तरीके से करनी है, होमोलिटिक क्लीवेज से भी करनी है और हेटेरोलिटिक क्लीवेज से भी करनी है. आपको ये देखना है कि विच इज मोर प्रोमिनेंट. एंड मतलब इतने सारे मास स्पेक्ट्रम, क्योंकि वी हैड गॉन थ्रू मेनी मास स्पेक्ट्रम्स, तो उससे ये होता है कि बेनिफिशियल ये रहता है कि जितने भी आपकी होमोलिटिक क्लीवेज होती है आपकी, उसमें जो अल्फा क्लीवेज है, होमोलिटिक क्लीवेज इज नोन एज व्हाट, अल्फा क्लीवेज, इट गिव्स बेटर रिजल्ट्स एंड entertain the maximum part of the mass spectrum. जो जितना भी mass spectrum में आपको peaks दिखेंगी, that is due to the homolytic cleavage. हेट्रो तो एक ही बार तोड़ के, जैसे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन को उसने अलग कर दिया, रेस्ट आपका कार्बोकैटायन जो बच जाता है तो इतने, और कभी वो रिपोर्ट करता है कभी नहीं भी रिपोर्ट करता. तो प्रेफर यही रहता है that we move towards the alpha part of the cleavage. Then I gave this simple question which you people have already solved कि जितना भी ये जो m by z peaks दे रखी हैं 43, 57, 87, 101 and 116 पे, that answer is the last one, butyl isopropyl ether. Then we discussed about the McLeferter और gamma cleavage, जिसमें कि ये इस तरह का यूनिट हम लोगों ने लिया था और कीटोन को लिया था, तो we got these results. और की पॉइंट्स में ये था कि वी यूज्ड टू कंसिडर दैट देयर आर थ्री टाइप ऑफ क्लीवेज, जिसमें कि अल्फा इज क्लीवेज इज गिवन मोर प्रोमिनेंस फॉलोड बाय द योर गामा. अब देखिए ये जो की पॉइंट्स दिए हुए हैं ये बहुत आपको एक समराइज कर देगा, जिसमें कि अगर मास हाई है तो किसका है आपका मॉलिक्यूलर आयन पी का, मास हाई, इंटेंसिटी नहीं, मास हाई है अगर तो किसका है मॉलिक्यूलर आयन का. इंटेंसिटी हाई है तो वो किसकी हो जाएगी आपकी बेस पीक. स्टेबल पीक्स कैन ऑल्सो बी मोर इंटेंस. स्टेबल का मतलब है आपका जितनी भी पीक्स आपकी स्टेबल रहेंगी, जैसे आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इस तरह के बना रहे हैं तो वो भी आपकी क्या हो जाएंगी इंटेंस हो सकती है. हाँ, फिर एंड कैन बी इक्विवेलेंट इवन टू द मॉलिक्यूलर आयन पीक, ये भी ध्यान रखिएगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन सी पीक्स ऐसी हैं जो कि स्टेबल मतलब जो कि विच हैज अ वैल्यू विच इज इक्विवेलेंट टू द molecular ion peak. These are the stable peaks. Then isotopic peaks, आपको पता ही है, अभी पिछली बार हमने डिस्कस ही किया था, that is considered as too small peaks, क्योंकि isotopes की दोनों मिलेंगे आप लोगों को. फिर atomic mass is calculated by natural abundance. इसका भी एक बहुत अच्छा तरीका है, I might tell you in the next class कि कैसे आप natural abundance से आप atomic mass को calculate करते हो. ये आप लोगों ने क्लास 11-12 में पढ़ा होगा. जैसे आपसे बोला जाए कार्बन इज सपोज करिए आई से इट कंज्यूम्स 40%, तो 40% हम उसका क्या करते हैं एटॉमिक मास को क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं. वही सेम चीज हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी निकालते हैं. जब हमें निकालना होता है कि कार्बन का कितना परसेंटेज है या हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है, तो वो रिलेटिव अबंडेंस से भी हम उसको कंपेयर करते हैं. तो इट इज अ बिग हेक्टिक कैलकुलेशन, बट अगर मिलता है टाइम तो विल डिस्कस दैट ऑल्सो. आई विल डिस्कस विद यू दैट. फिर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर आयनाइज्ड फर्स्ट. लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स में आप ये कह सकते हो जितने भी n इलेक्ट्रॉन्स अगर स्पीशीज है आपकी, तो उनके मास स्पेक्ट्रम आपको बहुत ही प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व हो जाएंगे. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, देन इसमें उसके बाद ग्रेटर देन 5 बॉन्ड्स अगर आपके हैं, एंड देन द सिग्मा बॉन्ड्स. तो सबसे अच्छा जो मास स्पेक्ट्रम मोस्टली जो मिलता है वो हेटेरो एटम्स अगर हैं मॉलिक्यूल में तो बहुत अच्छा मिल जाता है, बहुत जल्दी मतलब कैच कर लेते हैं. फिर कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स को भी हम कैरी कर लेते हैं. जो प्रॉब्लम आती है मोस्टली वो सिग्मा बॉन्ड्स में आती है, क्योंकि वो मैंने आप लोगों को कल इसीलिए इतना डिटेल में उसको बताया था कि कैसे आपको उसका फ्रेगमेंटेशन करना है. देन रेडिकल कैटायन इज यू नो दैट इट इज व्हाट ऑड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव तुम्हारा चार्ज होता है विच इज फॉर्म बाय अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस यू नो, अगर पूछा व्हाट इज अ रेडिकल कैटायन तो रेडिकल कैटायन इसको बोलते हैं. व्हाट मतलब इसकी डेफिनेशन यही याद करिएगा, क्योंकि ऑप्शंस में दिया जाता है. जैसे आप कोई भी गेट के एग्जाम देते हैं या नेट के एग्जाम देते हैं तो अगर ऐसे भी दिया जा सकता है ऑड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पीशीज इज कॉल्ड व्हाट रेडिकल कैटायन, और इफ दे गिव यू सम अदर ऑप्शन तो यू कैन गो थ्रू इट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हाँ, अल्फा फिजन जो होगा दैट इज ड्यू टू पाई बॉन्ड्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा. तो इसका मतलब जितने भी आपके ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं
या ऐसी यूनिट्स हैं जिसमें पाई बॉन्ड सिस्टम है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें मान के चलो हम अल्फा फिजन से ही कैच करेंगे पूरे मास स्पेक्ट्रम को. मैक-लिफर्टे रीअरेंजमेंट, यू ऑल नो इट रिक्वायर्स अ गामा हाइड्रोजन. देन 6 मेंबर ट्रांजिशन जो होगा तुम्हारा वो मैक-लिफर्टे रीअरेंजमेंट में ही होगा. क्लियर? और एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, एमाइड्स, ये मोस्टली ऐसी यूनिट्स हैं जिनको भी हम बहुत प्रोमिनेंटली क्या कर देते हैं, ऑब्जर्व कर देते हैं. अच्छा, एक मैं आप लोगों को वी डोंट हैव अ मार्कर. क्या अभी मैक-लिफर्टे रीअरेंजमेंट की कोई बात आई, मार्कर पेन होगा किसी के पास? Okay, fine. If I give you one structure, let's see if I have Sonam, you have a marker? नहीं. देखो ना marker पेन. So most molecule they show a peak for the molecular ion stability. देख लीजिए इसमें ये लर्न कर लीजिएगा. Aromatic है. Then you have the conjugated acyclic polyenes. Then alicyclics are there. फिर हाइड्रोकार्बन्स आपके आते हैं और उसके बाद आपके कीटोन्स हैं, आपके ईथर्स हैं, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं और अल्कोहल्स हैं. तो स्टेबिलिटी मोस्टली इस ऑर्डर में रहती है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर स्टेबल अगर आप देखें तो इट इज द एरोमेटिक यूनिट. देन व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन पीक? देखिए कितनी देर तक डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर सकता है. तो इट इज 10⁻⁻⁻ सेकंड्स में रहता है. ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड देता है, हाईएस्ट मास नंबर का होता है, जो मैंने आपको अभी इससे पहले स्लाइड दिखाई थी. इट इज ऑफ द हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट. फाइन. इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं आपके मॉलिक्यूलर आयन पीक इन एरोमेटिक कंपाउंड इज रिलेटिवली मच मोर इंटेंस. दिस यू नो, इट वुड बी वेरी इंटेंस इन केस ऑफ एरोमेटिक यूनिट्स. आप चाहे IR की बात करो, चाहे आप NMR की बात करो, और चाहे आप यहाँ मास स्पेक्ट्रम की पीक की बात करो, एवरीवेयर यू गेट द एरोमेटिक पीक एज अ इंटेंस पीक. अगर बैंड्स की बात करेंगे तो उसका एरोमेटिक में बैंड आपको IR में इंटेंस मिलेगा. देन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जितने भी होंगे दे विल गिव मोर इंटेंस पीक एज कंपेयर टू सैचुरेटेड कंपाउंड्स. फाइन. द थर्ड पॉइंट है absence of your molecular ion जो आपकी peak है, it means that the compound under examination is highly branched or a tertiary alcohol. ये पॉइंट ध्यान रखिएगा. अगर बहुत ही ब्रांच यूनिट आप ले लेते हैं, एक्सेसिव ब्रांचिंग किसी सिस्टम में हम कर देते हैं, तो उसमें ये चीज नहीं मिलेगी आपको मॉलिक्यूलर आयन पीक. देन इन केस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूलर आयन आपकी क्या रहती है, पीक्स रहती है. टर्शियरी में आपकी ज्यादा रहेगी as compared to primary and secondary. Then in case of chloro and bromo compounds, isotope peaks are also referred as your molecular ion peaks. मतलब ये कुछ केसेस में हम इनको कंसिडर करते हैं. और जो इनकी इंटेंसिटी रेशियो भी होता है वो मोस्टली आपको मिलता है 1:3 में. और अगर ब्रोमो होगा, ब्रोमो का कल हम लोगों ने देखा भी था, आपने देखा था बराबर की थी 93 और 95 पे, दे वर सेम. बट अगर आप क्लोरो लोगे तो इट वुड बी 1:3. ये ध्यान रखिएगा. तो अगर 1:3 की इंटेंसिटी मतलब एक पे होगा और एक 3 टाइम्स उससे बड़ी होगी तो वो क्लोरो का हो जाएगा. और अगर ब्रोमो के आपके लोगे तो 95 और 93 पे बिल्कुल सेम इंटेंसिटी की आपको पीक्स मिलेगी. देन इज अ फ्रेगमेंट पीक. अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो कि यहाँ पे पहली लाइन लिखी है मैंने, एनर्जी इज गिवन फर्दर मोर देन 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इन दैट केस फ्रेगमेंट आयंस आर प्रोड्यूस्ड. तो अगर जैसे पूछा जाए कि फ्रेगमेंट आयंस आर प्रोड्यूस्ड एट व्हाट वोल्टेज, एट व्हाट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लेस देन 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मोर देन 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इक्वल टू 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इफ दे गिव यू सम अदर data, so then you can say it will be produced when it is more than 70 electron volt. It is formed by homolytic and electrolytic cleavage, and the formation जो है it is governed by bond dissociation, energy and steric factors. क्लियर? जैसे आपने इथाइल क्लोराइड की लिया, तो इसमें जो पेरेंट आयन आपका बन रहा है that is CH3 CH2 Cl plus dot plus 2 इलेक्ट्रॉन्स. देखिए यहाँ पे, और जो फ्रेगमेंट आयन आपका बनेगा that is either the ethyl carbonium ion that is produced in this case, यहाँ आपका एक यूनिट से H भी एलिमिनेट हो गया, the entire HCl molecule has been eliminated, and what you get CH2 plus fragment. तो both ways आपका मिल सकता है, but we have to be very particular while seeing the mass spectrum. फिर आते हैं तुम्हारे rearrangement ions.
देखिए रीअरेंजमेंट आयंस जो है वो मोस्टली हम क्लीवेज ऑफ अ बॉन्ड से हम रीअरेंजमेंट आयंस एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मोस्टली जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जिस तरह के होते हैं उन्हीं में रीअरेंजमेंट बॉन्ड्स भी बनेंगे। और कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे यहाँ पर सेकेंड पॉइंट दिया है, दे आर मोस्टली दे आर प्रोबेबली ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्रेगमेंट आयंस। फ्रेगमेंट आयंस के कॉम्बिनेशन से ही आपको क्या मिलते हैं, रीअरेंजमेंट आयंस मिलते हैं। और रीअरेंजमेंट पीक्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्रेगमेंट आयंस। जैसे आपसे पूछा जाए कि रीअरेंजमेंट आयंस आर या रीअरेंजमेंट पीक्स आर ड्यू टू, नंबर 1 दिया जाए फ्रेगमेंट आयंस, फ्रेगमेंट ऑफ रीअरेंज्ड आयंस। तीसरा दिया जाए रीअरेंजमेंट आयंस या फ्रेगमेंट आयंस। So it is due to rearrangement of the fragment ions that you get the rearrangement peak. So this is an important point that you have to get into consideration, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपका जो होगा वो अवेलेबल होगा। फिर जैसे प्रोमिनेंट पीक, जैसे इन केस ऑफ डाइइथाइल ईथर है, जैसे इट इज मोस्टली एट, कल हम लोगों ने सॉल्व भी किया था, इट इज मोस्टली एट m/e एट 31। हमने आप लोग बताया विद CH2 डबल बॉन्ड O की जो पीक होती है दैट इज एट 31। अब देखिए ये OH में भी होती है, अल्कोहल में भी इसी की मिलती है, m/e या m/z कल जो बताया था दैट इज एट 31, क्योंकि दोनों ही आइसोमर्स आपके हैं। और मोस्टली किसकी वजह से, इट इज ड्यू टू CH3O पॉजिटिव, जो कि अगर डाइइथाइल ईथर में देखें तो वी से दैट इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रीअरेंजमेंट ऑफ C2H5O पॉजिटिव आयंस। और इसमें अगर पूछा जाए विच इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रीअरेंजमेंट आयंस, तो यू कैन इजीली से द मैग्लिफर्टिक रीअरेंजमेंट। It is a broad, it gives what a broad you can say broad peak देता है। अब ये होता क्या है मेटास्टेबल आयन? Any idea about the metastable ion? If you have gone through the mass spectrometry, तो मेटास्टेबल बनता, मेटास्टेबल मतलब स्टेबल तो चलो समझ में आ रहा, what is this metastable state? स्टेबल होकर डिकम्पोज होकर स्टेबल कंपाउंड में आता है, उसको मेटास्टेबल। हाँ कह सकते हैं। तो डिकम्पोज अगर हो जाएगा, डिकम्पोज होने का मतलब है कि फ्रेगमेंट मोड से चला गया, वो फ्रेगमेंटेशन उसका हो गया, तो डिफ्लेक्शन में आ जाएगा इलेक्ट्रिक एक्सीलरेटर से लेके। तो आया कहाँ पे, मतलब किस चैम्बर में आके ये एक्चुअली में इरप्ट हो जाता है। देखिए पहले इसको ये कंसिडर कर लीजिए कि जैसे सपोज करिए इसका जो डिकम्पोजिशन, तो नहीं आप इसका फ्रेगमेंटेशन कहिए, है ना, डिकम्पोजिशन इज नॉट द एक्यूरेट वर्ड दैट यू आर यूजिंग। अब जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, तो सेकंड पॉइंट आपको दिया M1 to M1 प्लस आपका हो गया, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे पेरेंट आयन से क्या बनते हैं आपके डॉटर आयंस या फ्रेगमेंट आयंस जिसको आप बोलते हो। तो सपोज करिए अगर फ्रेगमेंटेशन मोड में वो आ गया और फ्रेगमेंट उसके बन गए, और एक्सेलरेशन होने, जब तक उसका एक्सेलरेशन हो उससे पहले पहले उसने क्या कर दिया, एक्सेलरेट हो गया ऑटोमेटिकली, या उस चैम्बर में ही वो जाके क्या हो गया, मूव करने लगा। तो जब इस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं कि मतलब जितना आपने एक्सेलरेशन दिया उतना एक्सेलरेट करके आपका फ्रेगमेंट मूव नहीं किया, ऑलरेडी वो एक्सेलरेटर चैम्बर के बाहर या तो सोर्स में एक्सेलरेट हो जाता है या सोर्स के बाहर एक्सेलरेट हो जाता है। तो इस तरह की जो पीक्स आपकी मिलती हैं दैट दे आर कॉल्ड व्हाट, मेटास्टेबल आयंस। इसको और थोड़ी सी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में पहले आप इसको पढ़ लीजिए, टेक्स प्लेस M1 प्लस मे ट्रेवल द एनालाइजर रीजन, मतलब वो कूद के, जैसे आप ये कह लीजिए कि इट हैज टू मूव स्टेप बाय स्टेप, तो आप ये समझ लीजिए कि वो स्टेप बाय स्टेप ना करके इट फ्रीक्वेंटली इट जंप्स टू द, इट क्रॉसेस द सेकंड स्टेज एंड इट मूव्स टू द थर्ड लेवल। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल पे मूव करना है। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल ना करके सेकंड लेवल छोड़ के हम सीधा कहाँ फ्लाइट मोड ले लिया हमने, थर्ड लेवल पे ले लिया और डिटेक्ट हो गया उसमें डिटेक्टर में। तो दैट इज द मेटास्टेबल आयन। और मोस्टली इसको जो पोजीशन इसकी दी जाती है या इसको जो हम रिप्रेजेंटेशन आप कह लीजिए, तो रिप्रेजेंटेशन हम इसका जो देते हैं मेटास्टेबल का, दैट इज गिवन बाय M एस्टेरिक। किससे देते हैं, M स्मॉल m एस्टेरिक से। तो मॉलिक्यूलर आयन इज M प्लस डॉट, कैपिटल M प्लस डॉट, एंड द मेटास्टेबल आयन इज M एस्टेरिक। जैसे एक क्वेश्चन अभी हाल में आया था कि write the representation या identify the representation of molecular ion peak and metastable ion। अब उसमें ऑप्शन आपको क्या दे रखा था, M1 plus dot small m asterisk, in the other option they have given capital M asterisk,
In the third one they have given molecular ion की m को छोटा कर दिया था, तो they have given small m plus dot and capital M asterisk. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा because this also comes as a question कि metastable को we represent as small m asterisk and molecular ion will represent as capital M plus and dot. Just go through this slide, you will be clear about the metastable state. It refers to those ions that have sufficient energy. इतनी एनर्जी वो ले लेता है खुद ही, मतलब जब आप उसको इलेक्ट्रॉन बीम से शूट करते हो फ्रैगमेंट आयन में कन्वर्ट होने के लिए कि इट लीव्स द आयन सोर्स एंड बिफोर अराइविंग टू द डिटेक्टर, मतलब इतनी स्पीड लेके इट जंप्स डायरेक्टली टू द डिटेक्टर. ये कह लीजिए मतलब तुरंत एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेशन को भी उसने नहीं वेट किया, इट हैज बीन डिटेक्टेड एंड इट रिस्पॉन्ड्स. तो उसमें जो आपको पीक्स मिलेंगी, बट नेचुरल सी बात है दे वुड बी ब्रॉड पीक्स. तो ऑलवेज रिमेंबर इफ यू गेट अ ब्रॉड पीक इट मींस इस तरह की मिलेगा. इट वुड बी व्हाट मेटास्टेबल आयन पीक. स्मॉल m एस्टेरिस्क से करते हैं. अबंडेंस इनकी लो होती है, काइनेटिक एनर्जी भी इनकी लो होती है. मल्टी चार्ज आयंस भी आपके जितने भी आपके हेट्रो एरोमेटिक यूनिट्स होंगे या दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन हेट्रो यूनिट्स N है, S है, O है, ये सब मल्टी चार्ज आपको आयंस देंगे. Isotopic peaks you are very clear. Compound if it consists of any halogen unit, so it is going to give you the isotopic peaks. हाँ. Then next is the negative ions. देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम आयनाइजेशन करते हैं और हाई इम्पैक्ट आयनाइजेशन करते हैं तो जो पॉजिटिव आयंस जो आपके होते हैं वो प्रीडोमिनेट कर जाते हैं. तो जो लास्ट वाला जैसे आपको दिख रहा है कि AB मतलब जो आपका फ्रेगमेंट है AB, सपोज करिए AB पे आपने आयनाइजेशन किया तो आपको एक A प्लस मिल रहा है, एक आपको क्या मिल रहा है B नेगेटिव. सेकेंड मोड आयनाइजेशन का हो सकता है कि हमें AB नेगेटिव मिल जाए एंड द थर्ड मोड ऑफ आयनाइजेशन कुड बी A पॉजिटिव B नेगेटिव एंड द इलेक्ट्रॉन हैज बीन लेफ्ट. मगर नेगेटिव आयंस की जो कहना चाहिए स्कोर कार्ड होता है इट इज वेरी लेस. इन बहुत ही ऐसे केसेस, एक्सेप्शनल केसेस में ही आपको नेगेटिव आयन रिपोर्ट होगा, अदरवाइज नेगेटिव आयन इज नॉट रिपोर्टेड. बट सिंस इट कम्स इन द टाइप ऑफ आयंस तो वी शुड नो अबाउट देम. और ग्रेटर स्टेबिलिटी के होते हैं, पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि पॉजिटिव आयन को भी ये डोमिनेट कर जाता है. नेगेटिव आयन अगर आ गया तो आप समझिए सबसे हाईएस्ट स्टेबिलिटी का फिर आपका नेगेटिव आयन ही रहेगा पूरे मास स्पेक्ट्रम में. और कुछ आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे, हम आपको ये भी बता दें अगर नेगेटिव आयन की आपको पीक आ जाए आप उसको स्लाइस कट करते रहेंगे फ्रेगमेंट्स को, बट यू विल नॉट गेट एनी रेलेवेंट डेटा अबाउट इट. देन इज द जनरल मोड ऑफ फ्रेगमेंटेशन जो कि मोस्टली हम पढ़ते हैं. सिंपल क्लीवेज है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है एंड द स्केलेटल रीअरेंजमेंट. अच्छा, डील-सेल्डर रिएक्शन क्या होता है? What is डील-सेल्डर रिएक्शन? हाँ, one ene and one diene they combine together and they form what? A cyclohexene type structure is formed. Now what is this retro-Diels-Alder reaction? देखिए जहां पे भी मल्टी सेंटर्ड फ्रेगमेंटेशन हम इसको कहते हैं, अगर मास स्पेक्ट्रोमेट्री की भाषा में आप पढ़ेंगे तो इट इज टर्म्ड एज व्हाट? मल्टी सेंटर्ड फ्रेगमेंटेशन होता है, जो कि मोस्टली जो आपके जिस तरह के जैसे आपने बना दिया अब उसका उल्टा करना शुरू कर दोगे, डील-सेल्डर का उल्टा आपने किया तो दैट बिकम्स व्हाट? रेट्रो-डील-सेल्डर. एक्चुअली हम लोग को सबको पता है. तो मल्टी सेंटर्ड ये बन जाता है फ्रेगमेंटेशन मोड. ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मल्टी सेंटर्ड है, कौन सा सिंगल स्टैंडर्ड सेंटर्ड है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो होता क्या है इसके अंदर क्लीवेज, इसमें जितने भी साइक्लिक सिस्टम है यू कैन सी इट हैज अंडरगॉन क्लीवेज और आपको वापसी में आपको क्या मिल गया? अगेन जिससे आपने कंबाइन करके बनाया था प्रोसेस डील-सेल्डर का, उसका उल्टा प्रोसेस आप कर दोगे, बट सिर्फ यहाँ पे आपको डाइन का चार्ज मिलेगा. ईन वुड नॉट बी रिपोर्टेड. मतलब जो आप इथीन है आपका वो रिपोर्ट नहीं होगा, जो आपका डाइन है दैट इज गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट द चार्ज सिस्टम, मतलब वो रिपोर्ट आपका होगा. तो दिस इज रेट्रो-डील-सेल्डर रिएक्शन. हाँ, फिर आपका हाइड्रोजन ट्रांसफर जो आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन है. देखिए इसमें एक वर्ड हम पढ़ते हैं स्क्रैम्बलिंग, जो कि आप लोगों ने अभी तक शायद मुझे लगता है नहीं पढ़ा होगा कि व्हाट इज स्क्रैम्बलिंग.
स्क्रैम्बलिंग में हम क्या करते हैं, जैसे हमने देखिए इस तरह की एक यूनिट ले ली फॉर एग्जांपल, ठीक है, टॉल्यूइन से हमने एक मल्टी चार्ज आयन बना दिया, दैट इज व्हाट CH2 पॉजिटिव, और व्हाट वी हैव डन, वी हैव रप्चर एंड रीफॉर्म द CC बॉन्ड। तो 6 मेंबर रिंग से आपने किस में कन्वर्ट कर दिया उसको, ट्रोपाइलियम आयन में। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, स्क्रैम्बलिंग, ठीक है। तो जैसे अगर आप सपोज करो कोई भी 6 मेंबर रिंग, इफ इट इज बियरिंग द मिथाइल यूनिट, और अगर आपने उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू 7 मेंबर रिंग, तो दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज व्हाट, स्क्रैम्बलिंग। तो इसमें दिया हुआ है, इट टेक्स प्लेस बाय द रप्चर एंड रीफॉर्मेशन ऑफ CC bonds and convert into a tropylium आयन। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, जो आपका बेंजाइल डेरिवेटिव से बना है आपका ट्रोपाइलियम आयन, अब इनसे इसमें हम आपसे पूछें कि व्हाट स्क्रैम्बलिंग किसकी हुई, कौन मूव किया, विच बॉन्ड, हाइड्रोजन की वजह से ही मूव किया, तो हाइड्रोजन स्क्रैम्बलिंग कहलाई है। Yes, hydrogen transfer has inferred to this scrambling. Clear? Mostly hydrogen scrambling ही होती है जब आप बेंजाइल डेरिवेटिव्स को scramble करते हैं। Then Mac-Lefferter rearrangement was very much clear, that was told to you yesterday. Then we come to the skeletal rearrangements. Skeletal rearrangements में we can go by radical and charge sites. इस तरह हम कर सकते हैं, जैसे unsaturated आपके ईस्टर्स हैं या कार्बोनेट्स, ये मोस्टली इन केसेस में होता है, तो ये रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कवर करता है। तो कैटेगरी इनकी आ जाती है आपकी स्केलेटल रीअरेंजमेंट के अंदर, क्लियर। या आप कोई सेंट्रल मेटल एटम या लिगेंड्स की अगर आप स्टडी करते हो, तो इन दैट केस फॉर्मेशन ऑफ, अगर लिगेंड को भी आप इसमें इंड्यूस करोगे, तो उस केस में आपके जो सेंटर्स बन जाएंगे वो चार्ज सेंटर्स बन जाते हैं। ऑल्दो दिस पार्ट इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल, बिकॉज दिस इतना ज्यादा आप अगर ऑर्गेनोमेटालिक्स में जाओगे तो देन तो इट इज यूजफुल, जो जैसे जो लोग ऑर्गेनोमेटालिक में रिसर्च करेंगे, तो इन दैट केस यू हैव टू स्टडी दिस रीअरेंजमेंट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। तो दिस रीअरेंजमेंट विल रियली हेल्प यू आउट, बट मोस्टली अगर आप ऑर्गेनिक यूनिट्स को अगर आप स्टडी करोगे तो इट इज नॉट ऑफ मच रेलेवेंस। नाउ सी, व्हेन वी इंटरप्रेट एनी मास स्पेक्ट्रा, वी गो थ्रू सर्टेन रूल्स। इसमें स्लाइड बाय स्लाइड आपको बताते जाएंगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। जैसे एक हम रूल लेते हैं स्टीवेंसन्स रूल, दूसरा हम रूल लेते हैं रूल नंबर 13, जिसको कि हम कंसीडर करते हैं, और जो तीसरा रूल हम लेते हैं दैट इज द नाइट्रोजन रूल। तो इन 3 रूल्स को आपको थोड़ा सा स्टडी करके इसको मूव करना है। अब जैसे नाइट्रोजन रूल, इट इज वेरी इजी। देखिए, अगर नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट है, क्लियर, या इवन नंबर अगर आपका आ रहा है मास स्पेक्ट्रम में, so that it means that how many nitrogens are present, even number of nitrogen are present. और अगर odd number आ रहा है आपका m/z value का, तो it means odd number of nitrogen atoms are present in such case. So that is the nitrogen rule which we consider. इसको अभी सॉल्व करना भी मैं आपको बताऊंगी कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसी वजह से मैं ये शीट भी लेके आई हूँ, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आप सपोज करिए हमने आपको कोई मॉलिक्यूल दिया, फॉर एग्जाम्पल वी कैन इवन प्रैक्टिस इट हियर। आई गिव यू CH4O, CH4O। जस्ट कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4O। Yes. So is it following nitrogen rule? Just tell me this thing. नहीं है ना, तो N is मतलब आपका जो 32, देखिए इवन I वैल्यू या आप इवन है तो भी N is equal to 0, तो क्योंकि because it is already told you to you that it is CH4O. If I say that I have given you any organic compound which constitutes carbon, hydrogen, and it might contain O, N and S, so just predict, and its molecular weight is 32. So in that case also you can say if it is, the value is 0 or even. तो always remember 0 भी अगर आता है तो it means no nitrogen is present, और अगर even है तो even number of हमारे क्या होंगे, नाइट्रोजन उसमें present होंगे। क्लियर। अब जैसे दूसरा यूनिट आप लिख लीजिए CH5N। These are very small, मतलब ये एक आपके empirical structures में आपको दे रही हूँ, इसको आगे भी अप्लाई कराऊंगी मैं। 31, तो एक ही नाइट्रोजन दिख रहा है इसमें CH5N में आपको। क्लियर।
नेक्स्ट इज योर, इसमें भी नाइट्रोजन रूल आप स्टडी कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, हैलोजेंस. तो अगर ऑड नॉमिनल मास होगा आपका तो इट मींस ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट. अगर इवन होगा तो इट मींस नो और even number of nitrogen atoms are present in that case. Fine. Ring plus double bonds. अब देखिए, for example, if you have to determine the number of unsaturations rings हैं कि pi bonds है, तो you can simply learn this formula कि कोई भी अगर unit है, it is containing carbon, it is containing hydrogen, halogens, nitrogen and phosphorus, and if you want to determine the rings and the pi bonds, तो in this case what you can use this formula C minus, ये नोट कर लीजिए, H by 2 minus X by 2 plus N by 2 plus 1. X जो है आपके नंबर ऑफ हालोजेंस हैं, अगर हालोजन कंस्टिट्यूट करेगा. नेक्स्ट इज द स्टीवेंसन्स रूल. स्टीवेंसन रूल में देखिए ये दिया हुआ है कि द मोर स्टेबल द प्रोडक्ट कैटायन आयन इज. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल दैट यू हैव टू कंसिडर. द मोर अबंडेंट इज द करस्पॉन्डिंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस. अब ये किसको कोरिलेट कर दे रहा है? What simple as a if you explain to a certain layman, तो आप क्या कह सकते हो? क्या कह सकते हो इसको? अगर हम आपसे कहें कि इसको सिंपल मुझे एक न्यूमेरिकल इक्वेशन में इसको बता दिए कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, व्हाट यू कैन से? Yesterday you people responded me regarding this. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी से क्या हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? द फ्रंट लाइन डज इट, तो क्या दिया हुआ है? जितना स्टेबल होगा उतना. अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, यहाँ पे जो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे वो लो वोल्टेज पे रिस्पॉन्ड करेगा कि हायर वोल्टेज साइड पे रिस्पॉन्ड? Read the top line of it. Okay, fine. Leave the voltage. If I say, tell me in terms of lower ionization energy, so will it correspond to the lower ionization energy or will it correspond to the higher ionization energy? What is ionization energy? पहले तो ये बताइए. Yes, ये आपको बिल्कुल क्लियर है. अब इसको मुझे कंपेयर करके बताइए, will such units will prefer will be of lower ionization energy, they are going to go for the fragmentation mode या fragments lower ionization energy के मिलेंगे हमको कि higher ionization energy? हाँ बोलिए. लोअर आयनाइजेशन. ऑलवेज रिमेंबर इट विल प्रेफर द लोअर. और ये क्वेश्चन ये भी आया है. स्टीवेंसन्स रूल इसको क्या करता है? वेरीफाई करता है. एंड व्हाट इज स्टीवेंसन रूल? अगेन रीड द टॉप स्टेटमेंट. द मोर स्टेबल द प्रोडक्ट कैटायन आयन इज, द मोर अबंडेंट द करस्पॉन्डिंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस विल अकर. क्लियर? अच्छा, इसमें भी आपका जो मोस्टली प्रोसेसेस अगर आपसे पूछे जाए कि कौन से प्रोसेसेस इसको फेवर करते हैं, तो या तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें ऐसे यूनिट्स में हो रहा होगा या आपका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा होगा. इसके अलावा और कोई नहीं होता है इसमें, ये भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स. Yes, this is very important rule of 13 which you have to come across when you tabulate a certain unit. अब इससे हम निकालते क्या है? देखिए, रूल ऑफ 13 से सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जितना भी आपको जिस भी कंपाउंड का आपका निकालना, पहले आप उसको क्या कर लोगे, उसका मास ले लोगे और उसको किससे डिवाइड कर दोगे? 13 से डिवाइड कर दोगे. ठीक है? तो अब एक तो आपको मिलेगा रिमाइंडर और एक आपको मिलेगा न्यूमेरिकल वैल्यू एक मिलेगी. तो जो फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करते हैं रूल ऑफ 13 में, दैट इज m/13 इज इक्वल टू n प्लस r/13. या आप ये कर सकते हो दैट इट इज व्हाट? CnHn प्लस r. फॉर एग्जाम्पल, आपको जो
वैल्यू मिली, फॉर एग्जाम्पल यू गेट 9, n की वैल्यू आपको 9 मिली और रिमाइंडर की वैल्यू आपको कितनी मिली, फॉर एग्जाम्पल 4 मिली, तो जो फॉर्मूला बनेगा आपका कंपाउंड का वो क्या बन जाएगा, C9H, 9 प्लस 4 मतलब H13 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रिजम्पशंस भी हम दे सकते हैं रूल ऑफ 13 से। यू कैन कैलकुलेट द M/Z पीक बाय दिस वैल्यू। क्लियर? अच्छा, फिर अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है उस ऐसे यूनिट्स में, तो उस केस में यू कैन अप्लाई n minus r plus 2 divided by 2. Now I give you a simple unit. For example, if I say you just calculate the M/Z values of benzamide, तो जरा निकाल के मुझे दिखाइए। C6H5 CONH2, इसकी M/Z स्पेक्ट्रम अगर हमें निकालना है, मास स्पेक्ट्रम अगर इस मॉलिक्यूल का हमें डिटरमाइन करना है, तो मुझे ये बता दीजिए कि M/Z जो है आपको किस किस डेटा पे मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो आप बेंजामाइड का मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, कितना आ रहा है, 121। यस, यू डू 121 और 121 को आप 13 से क्या कर दीजिए, डिवाइड। तो 9 यू कैन से 9 और रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, आई थिंक कितना आ रहा है, 307। हाँ, तो रिमाइंडर कितना हुआ, 4 हुआ, 9 plus 4 है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Cn एंड व्हाट वी हैव गिवन H n plus R, तो क्या हो जाएगा C9H 9 plus 4, that comes to C9H 13. Actually, marker few quality. अब देखिए, अगर ऐसी यूनिट्स में फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव O, जैसे दिख रहा है हमको, और अगर हेटेरो एटम्स है, O है, N है या Cl, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन सच केसेस, यू आर गोइंग टू ऐड द मास ऑफ O और माइनस कितना कर दोगे उसमें, CH4, ये आपकी दूसरी M/Z पीक आ जाएगी, CH4 का मास उसमें माइनस कर दोगे। अगर नाइट्रोजन है तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू ऐड द मास ऑफ N एंड माइनस व्हाट यू आर गोइंग टू डू, CH2। क्लियर? और अगर सपोज करिए आपका क्लोरीन प्रेजेंट है उस केस में, तो उस केस में आप Cl का ऐड करेंगे और माइनस किसको करेंगे, C2H11 के मास। तो जस्ट नोट इट डाउन एंड फर्दर जो आपको, तो पहली आपको मिल गई एट Cl minus C2H11। Now we move by the rule of 13 in this case. Now what you have? You have O also and you have N also. तो अब दो M/Z और पीक्स आप मुझे निकाल दीजिए इसी से C9H13 में से, and then you tell me the mass.
तो C9H13 में आप N को ऐड करोगे और कितना माइनस कर दोगे CH4 को, तो आपका क्या बन गया? C8H कितना हो जाएगा और N तो ऐड कर ही दोगे आप। कितना करोगे माइनस? N में कितना करना है? CH2 करना है, तो C माइनस कर दिया आपने और H दो और माइनस कर दिए, तो कितना आ जाएगा H? 11। अब इसकी M/Z वैल्यू निकालिए कितनी है? कितना है? How much is the value? 121. Okay. Now you remove O और फॉर्मूला देखिए कितना आ रहा है? O में आप क्या रिमूव करेंगे? यू आर गोइंग टू ऐड O एंड यू आर गोइंग टू माइनस व्हाट? CH4. C8 और O ऐड करिए। Yes, now you add. So in all the cases what you are getting? 120. तो आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, whether it O is present, whether N is present or whether your any halogen. क्लोरीन का ही मोस्टली हम लेते हैं, ब्रोमीन का हम नहीं ले पाते हैं, तो इस तरह हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो सभी केसेस में आपको मॉलिक्यूलर आयन पीक आपको इसकी कितनी मिल रही है? 121 और ओरिजिनल फॉर्मूले में भी आपको कितनी मिल रही थी? 121. So this is the way how you extract if nitrogen is present or whether oxygen is present. अगर सपोज करिए आपको नहीं पता है, तो in this case you can extract it like this. Now I say that this spectrum is corresponding. Write it on M/Z at 121. दूसरा लिखे M/Z at 105. 121, 105. Then you can say 77. और तीसरा 44 लिख लीजिए। अब मुझे बताइए कि करस्पॉन्डिंग जो आपको पीक से मिल रही है, प्रोमिनेंट पीक एट 44, 105, 121 का तो आपने निकाल ही लिया है, ये किसकी मिलेगी? फ्रैगमेंट पीक हमने आपको दी है। फ्रैगमेंट कौन कौन से बनेंगे इसमें? एक बना आपका 105 पे 8.15 already the unit has already been given. 8.07 कैसे निकालोगे अब इसको? 77 divided by 30. Yeah, 44 if I have given divided by 30. So from that you can calculate ki which fragment has been C8H9 105. हाँ, C8H9 and C6H5 77. Very good. एक और बता दो। 44 डिवाइडेड बाय 13 भी कर लो। C3H8 8.15
सो व्हाट यू हैव करस्पॉन्डेड, इफ सपोज करिए आपको फॉर्मूला नहीं पता है या नहीं पता है, तो आप पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंफर्म कर लीजिए अगर ये डेटा मिलता है इस तरह से, ठीक है। तो आपको पता चलेगा नाइट्रोजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट है या हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और फिर जो भी आपको पीक वैल्यूज दी गई, मोस्टली स्पेक्ट्रम में आपको पीक वैल्यूज दी जाती हैं, तो देन यू कैन, मतलब ये न्यूमेरिकल मेथड है इसका, डिवाइडेड बाय 13 गेट द फ्रेगमेंट पीक एंड जस्ट करस्पॉन्ड टू दैट कि हाँ ये इस फ्रेगमेंट की पीक है। यू विल डू इट नाउ। आई थिंक इट हैज बिकम वेरी इजियर नाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब देखिए एक जर्नलाइज्ड एक प्रीव्यू इसका दे रखा है कि अगर अल्केन्स होंगे तो मोस्टली उसके फ्रेगमेंटेशन होगा, तो लॉस ऑफ मिथाइल होगा, तो इट इज गोइंग टू शो यू एट 15 व्हिच इज नेवर ऑब्जर्व्ड, देन एट 29, 43, 57. Branch alkanes, they tend to fragment, forming the most stable carbocations. Let's study some spectrums. जैसे 2-methyl आपको pentane दे रखा है. The slide is visible or not? Fine. अब देखिए 2-methyl pentane को अगर हम स्टडी करें तो आपको 43 पे जो मिल रही है, that is the, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए जरा, 86 आएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर आयन पीक इसकी कितनी दे रखी है, 86 पे। जो आपकी बेस पीक दे रखी है that is at 43, क्लियर। अब पहला एक पीक आपको इसमें दे रखा है 29 पे और दूसरी आपको 57 पे दे रखी है और ये आपको दे रखी है 71। So I think now you can correlate कि what किसकी ये पीक है। Is this point clear or not? Clear? तो किस तरह का इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, सेकेंडरी और प्राइमरी? बताइए। कौन कौन से सेकेंडरी बन रहे हैं कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन्स? हाँ, कहाँ से बनेगा सेकेंडरी? CH और CH2 के बीच में। तो आपको जो CH3 CH3 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, M/Z निकालिए जरा। मिल रही है 43 पे, और कितनी इंटेंस है, तो क्लीवेज कहां से हुआ, वहां से हुआ। बाकी आई टोल्ड यू ना, डोंट रिलाई ऑन 15 एंड 29, क्लियर। तो फर्स्ट सी व्हाट इज द क्लीवेज। एरोमेटिक्स का देख लीजिए। अभी हम लोगों ने जो बेंजाइलिक आयन से हमने ट्रोपाइलियम बनाया है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, CH2 Br ले रखा है इसके ऊपर, क्लियर। तो आपका पहला क्या बना, बेंजाइल आयन बना। बेंजाइल आयन विल डेफिनेटली कन्वर्ट इनटू अ ट्रोपाइलियम आयन, क्लियर। और ट्रोपाइलियम आयन की जो आपको M/Z वैल्यू मिल रही है वो कितने पे मिल रही है आपको, अप्रोक्सीमेटली कितने पे मिल रही है? नॉट 100, यस 90। निकाल लीजिए ट्रोपाइलियम का कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिए। तो ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी अगर एरोमेटिक सिस्टम अगर है, इफ इट इज कंटेनिंग एनी हैलोजन या अगर कोई बेंजाइल डेरिवेटिव वो कंटेन कर रहा है, तो ट्रोपाइलियम की पीक आपको मिलेगी। ये सबसे बड़ी पहचान है इन केसेस में। अल्कोहल्स अगर करोगे तो मोस्टली may lose hydroxyl radical, but I told you just rely on M/Z at 31 in case of alcohols and ethers. इसी पे आपको रिलाई करना है। और क्योंकि कॉमनली लॉस होता है अल्काइल ग्रुप का, तो जो मोस्टली आयंस बनते हैं दे आर कॉल्ड व्हाट, ऑक्सोनियम आयंस। अगर पूछा जाए कि व्हाट टाइप ऑफ आयंस आर जनरेटेड इन केस ऑफ अल्कोहल्स व्हेन यू गो फॉर द मास स्पेक्ट्रोमेट्री, तो ऑक्सोनियम आयंस की मोस्टली आपको मिलते हैं। ये देखिए 31 पे जो आपको मिल रही है, इज इट क्लियर टू यू? So it is what, CH2 double bond O with a charge and H. This is a very important peak which you are going to get in case of alcohols and ethers. Ethers में और अलग से मिल जाती है। फिर अमीन्स की अगर हम बात करें तो अमीन्स में क्या है, जैसे अगर आप अल्फा क्लीव, जैसे उसमें ऑक्सोनियम है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, इमीनियम आयन। दिस आल्सो यू शुड लर्न। और इमीनियम आयन, अब जैसे इस केस में हमने लिया है, फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन this simple example
तो व्हाट इट इज CH3 CH2 CH2 और उधर आप इधर 3 कार्बन की चेन है और उधर कितने कार्बन की चेन है आपके 4 कार्बन की चेन है। तो जब क्लीवेज आपका हुआ तो जो M/Z मिल रहा है इमीनियम आयन का दैट इज एट M/Z इज इक्वल टू 72। और अगर क्लीवेज आप दूसरे साइड से कर देंगे तो यू आर गोइंग टू गेट M/Z एट 86। पीक किसकी इंटेंस है? तो विच इज मोर प्रेफर्ड? 72। क्लीवेज कहां से करेंगे? इधर से। क्लियर? ethers का अगेन दैट स्टोरी कम्स अल्फा क्लीवेज फॉर्मिंग ऑक्सोनियम आयन कम्स लॉस ऑफ एल्काइल ग्रुप आपका क्या देगा? ऑक्सोनियम आयन देगा एंड लॉस ऑफ एल्काइल ग्रुप आपका क्या बनाएगा? कार्बोकेटायन। जैसे फॉर एग्जांपल यस्टरडे आल्सो आई आस्क्ड यू दिस सिंपल क्वेश्चन की CH3 CH2O CH2 CH3 अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो इन दिस केस सी एक तो 31 की आप तो पहचान ही लोगे कि 31 है तो अल्कोहल होगा या ईथर होगा। अब बात आती है कि अल्कोहल और ईथर में क्या होगा। तो अगर देखिए क्लीवेज आपकी इफ इट गोज बिकॉज इट इज अ सिमेट्रिकल ईथर तो क्लीवेज किसी भी तरह से आप करोगे तो 45 वाली पीक ऑब्जर्व होनी हमारी लाजमी है। बट स्टिल आई से कि हो सकता है फ्रेगमेंटेशन मोड आपका वो मिथाइल निकल जाए एंड इट लीव्स द एंटायर यूनिट बिहाइंड। तो अगर ऐसा होगा तो उधर से जब आप क्लीवेज करोगे तो यू कैन सी बिहाइंड कि आपको 59 की भी एक ऑक्सोनियम आयन जनरेटेड पीक आपको मिल रही है। तो अगर ईथर्स का केस होगा तो इन दैट केस यू हैव टू प्रिज्यूम बोथ द पीक्स। आपको देखना पड़ेगा किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। क्लियर? एल्डिहाइड्स मोस्टली दे फॉर्म व्हाट? एसाइलियम आयन। अब जैसे आपका ये है हाइड्रोसिनेमेल्डिहाइड जो कि आप कंसिडर करते हो तो आपकी मॉलिक्यूलर आयन पीक कितने पे मिल रही है इसकी? 134 पे। Now see in this case what you have taken the aromatic ring with CH2 CH2 CHO। तो फ्रेगमेंट्स मैंने ऑलरेडी उसमें इंडिकेट कर रखे हैं। देखिए 91 का then you have at 105 then what you have at 134 तो आपको मिल ही रहा है उसमें से एक H एक कम कर देना तो that becomes what 133। so this way you move towards the fragmentation mode and you get the mass spectrum। तो I think this point is clear। इसमें कुछ नई चीज नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते जाए इसको फ्रेगमेंट करते जाए एंड वी कैन गेट ऐसे स्ट्रक्चर्स में जब भी कभी एल्डिहाइड्स दिए होते हैं तो उसमें आप पूरा स्ट्रक्चर क्या कर लिया करिए? ओपन कर लिया करिए एंड स्टार्ट स्लाइसिंग इट वन बाय वन। एक एक कार्बन से उसको काटना शुरू कर दो उसी स्ट्रक्चर में। काटने का मतलब ये नहीं अलग मत करिएगा, उसी स्ट्रक्चर में आप डॉटेड लाइन 3 कलर्ड पेन्स रखिए और उसी में आप डॉटेड लाइंस बनाते जाइए और उसका वैल्यू कैलकुलेट करते जाइए तो इट बिकम्स वेरी इजी टू कैलकुलेट द मास स्पेक्ट्रम ऑफ एल्डिहाइड्स। कीटोन्स में एसाइलियम आयन मिलता है तो यस्टरडे आल्सो भी स्टडीड की C++O विद अ चार्ज आपको मिलेगा और उसकी पीक को आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे मिथाइल बेंजोएट ईस्टर्स के केस में अगेन व्हाट यू आर गोइंग टू डू? ईस्टर्स में भी जस्ट फॉर्म द स्ट्रक्चर, स्टार्ट स्लाइसिंग इट फ्रॉम दिस। M/Z देख लीजिए आप ईस्टर्स का और एल्डिहाइड्स की सिर्फ आपको स्लाइसिंग करनी है एंड यू आर गोइंग टू गेट द स्ट्रक्चर्स if they are connected to the aromatic systems। So this is all about mass spectrometry and I think I might have been able